रात के तकरीबन 3:30-4 बजे मयंक और कुणाल नवंबर के ठंडे मीठे मौसम में हल्के हल्के कोहरे को पीछे छोड़ते हुए पंजाब से दिल्ली अपने कॉलेज से घर की ओर वापस लौट रहे थे। वी वेलकम यू ऑल टू दिल्ली के साइन बोर्ड की ओर देखकर गाड़ी चला रहा कुणाल उबासी लेते हुए मयंक से कहता है, क्यों बोला था ना 5 बजने से पहले हम दिल्ली क्रॉस कर लेंगे। बस अब आगे अपना दिलशाद गार्डन भी दूर नहीं है। बाय गॉड, पूरी रात गाड़ी चलाकर नींद आ रही है भयंकर। मयंक अपना ध्यान फोन से हटाकर कुणाल से कहता है, तुझे कम से कम 10 बार बोला था कि मुझे चलाने दे आधे रास्ते, मगर नहीं, तू बचपन से किसी की सुनता कहाँ है। आई जस्ट हैव जीरो आइडिया तेरी गर्लफ्रेंड तुझे झेलती कैसे है। और दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते अपने अपने घर तक का सफर जारी रखते हैं कि तभी बातों ही बातों में कुणाल मयंक से कॉलेज फेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहता है, पर यार तू कुछ भी बोल, तू डांस बहुत धांसू करता है। क्या परफॉर्मेंस दिया है तूने आज फेस्ट में, बाय गॉड। पता है तुझे, लोग रुक नहीं रहे थे तेरा नाम चेयर करने से, पर पता नहीं क्यों तू अपने पापा के डर से ये एमबीए और उनके गारमेंट्स के बिजनेस में घुस रहा है। तुझे हमेशा बोलता हूँ कि बता देना अपने पापा को, पैशन फॉलो क्यों नहीं करता है, और मैं हूं ना तेरे पीछे। ये सुनकर मयंक म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कम करता है और एक लंबी सांस भरते हुए कुणाल को जवाब देता है, यार तू फिर से मत शुरू कर अपनी मोटिवेशनल स्पीच। आई नो कि बचपन से एक सिर्फ तू ही है जो मेरे टैलेंट को सपोर्ट करता आया है, बट तू भी तो समझा करना कि यहाँ पे मुझे दोनों चीजें एक साथ मैनेज करनी है, मम्मी पापा की खुशियाँ और मेरे एम्बिशंस। और वैसे भी मेरा अमीर दोस्त है ना मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए, सही बोल रहा हूँ ना। मयंक के ये कहते ही दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। आखिरकार कुणाल मयंक को उसके घर के ठीक सामने ड्रॉप करता है। दोनों हाथ मिलाकर गले लगकर एक दूसरे को कैचअप करने का वादा देकर विदा लेते हैं। कुणाल अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और मयंक अपना सूटकेस और बैकपैक रखकर अपने घर के दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाता है। अंदर से दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 1-2 मिनट तक जब दरवाजा नहीं खुला तो कुणाल अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखकर मनी मन सोचता है, इस वक्त अगर बार बार बेल बजाई तो कहीं मम्मी पापा डिस्टर्ब ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि 5:45 के करीब तो पापा दूध लेने भी जाते हैं, तो अब तक तो गेट खोलने कोई ना कोई आ जाना चाहिए था। इन्हीं शंकाओं को दूर करते हुए मयंक दोबारा बेल बजाने ही लगा था कि उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। चौंकते हुए मयंक पीछे मुड़कर देखता है तो अपने मोहल्ले के पड़ोसी अरोड़ा अंकल को पाता है। अरोड़ा अंकल मयंक को गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपने पंजाबी अंदाज में उससे बतियाने लगते हैं। अरे मयंक पुत्र, तू इस वक्त घर के बाहर, हो गई छुट्टियां तेरे कॉलेज दी? और दस अगे दा की प्लान है फिर? गारमेंट्स दा ही बिजनेस वेखेगा अपने प्यो दे नाल? अरोड़ा साहब की सबकी लाइफ में दखल देने के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। जो खबर मोहल्ले की आंटियों के व्हाट्सएप ग्रुप में 2 दिन बाद पहुंचती, वो अरोड़ा अंकल को अपने सूत्रों से पहले ही मिल जाती थी। दरअसल पूरे डी ब्लॉक के सभी निवासी उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनसे बात करना अवॉइड ही करते थे। मयंक ने भी अरोड़ा अंकल के सवाल का पलट के जवाब दिया, मेरा तो सेट हो गया अंकल जी, अभी है 1 और साल। आप बताओ, आपकी बेटी आजकल बड़े घूमने फिरने की वीडियोस डाल रही है ऑनलाइन, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे। अलाउ कर दिया आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग करियर, या उसकी शादी से पहले की आजादी दे रखी है? अब मयंक के इस सरकास्टिक जवाब के बाद अरोड़ा अंकल कहाँ ही रुकने वाले थे। बेचारे अपनी शॉल और दूध के बर्तन को संभालते हुए कहने लगे, हाँ, चलो बेटा, दूर से आए, आराम करो, मिलता हूँ कभी घर पे। बोलकर वहां से 9-11 हो गए। मुस्कुराते हुए मयंक दरवाजे के खुलने का इंतजार फिर से करने लगा। 5-10 मिनट के एक वाक्य के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो मयंक को डुप्लीकेट चाबी जो उसके सूटकेस में हमेशा होती थी उसका इस्तेमाल करने का ख्याल आया, पर उसने फिर मन ही मन में सोचा कि हो सकता है सो ही रहे हो, चलो इसी बहाने दोनों को सरप्राइज भी कर देते हैं। सोचते सोचते मयंक के हाथ बैग से निकाली हुई चाबी गेट में लगाने से पहले ही रुक गए, क्योंकि वो जानता था
कि उसके पापा इस छोटी सी हरकत के लिए भी लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देंगे। अपने दिमाग को खुद ही काउंटर करते हुए मयंक ने फैसला किया, डांट तो डांट सही, लेकिन सरप्राइज भी तो कर सकता हूँ ना। सोचकर मयंक घर की डुप्लीकेट चाबी के जरिए घर में दाखिल होता है। मम्मी, पापा, पापा, सरप्राइज, सरप्राइज, मैं आ गया। अरे उठो भाई, सो ही रहे हो क्या अभी तक? मयंक लिविंग रूम के अंधेरे में धीरे धीरे चलता हुआ पास के स्विच बोर्ड को ढूंढता हुआ अपने माँ बाप को पुकारते हुए आगे बढ़ता ही है कि तभी अचानक उसके कैमरा बैग की साइड पॉकेट से कुछ जोर से जमीन पर गिरने की आवाज उसे आती है। जैसे ही मयंक अपने कैमरा की बैटरी को उठाने के लिए नीचे झुककर जमीन पर हाथ मारता है, मयंक को महसूस होता है कि जमीन पर और भी बहुत सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मयंक का पाँव जमीन पर बिखरे सामान में से टूटे हुए लैंडलाइन फोन पर पड़ता है। फौरन अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल कर पास के स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करता है कि लड़खड़ा के गिर जाता है। पीछे मुड़कर जब किसी कठोर सामान को महसूस करता है तो और किसी नहीं, अपने पिता की बेरहमी से की हुई हत्या की लाश को पाता है। घबराया, डरा सहमा सा मयंक चिल्ला उठता है। उसे अपने पिता की लाश को देखकर ही आभास हो रहा होता है मानो किसी ने पूरे शरीर पर चाकू छुरी से कई बार किए हो और गले को बेरहमी से रौंद कर उन्हें मार डाला हो। मयंक के सदमे को अपने दिलो दिमाग पर हावी होने देता उससे पहले उसकी नजर जमीन पर लगे खून के निशान से बनी लकीर पर पड़ती है। वो उस लकीर का पीछा करते करते तुरंत घर के बेडरूम की ओर हड़बड़ाता दौड़ता हुआ पहुंचता है और देखता है कि कातिल ने वो ही हश्र उसकी माँ के साथ भी किया होता है। शरीर पर किए गए कई घाव जैसे यही प्रतीत करते हो कि किसी पुरानी दुश्मनी को आज फाइनली अंजाम दिया हो या अपना सारा गुस्सा चाकू के वार के जरिए दिखाया हो। मयंक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और पिछले 2 साल से वो पंजाब यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल से अपने घर छुट्टियों में वापस आता था। मयंक के पापा गारमेंट्स का बिजनेस मयंक के कंधों पर डालकर अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। मयंक की माँ उतनी पढ़ी लिखी और दुनियादारी रखने वाली महिला नहीं थी, इसीलिए वो मयंक को अपने से बिल्कुल विपरीत बनाना चाहती थी। अपने बेटे को हमेशा यही सीख भी देती थी कि जो मन करे वो करना, बस घर की मर्यादा का पालन करना और अपने पापा के बिजनेस को चलाने लायक पढ़ लिख लेना और उनकी की गई हर एक बात को मानना। मयंक की दुनिया एक पल में जैसे बिखर गई थी। वो अपने माँ बाप को अपनी रुआसी आवाज में चिल्लाते हुए पुकारने लगता है। ये सब आवाजें सुनकर आसपास के लोग भी मयंक के घर के बाहर आकर इकट्ठा होने लगते हैं। अरोड़ा साहब, जो मयंक से कुछ देर पहले ही मिलकर दूध लेने गए थे, ये सब देखकर फौरन पुलिस को फोन लगाकर उन्हें आगाह कर देते हैं। धीरे धीरे वहां मयंक के पड़ोसी, रिश्तेदार और एकाएक कुणाल भी आकर मयंक को सहानुभूति देते हुए संभालने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस की 2 PCR वैन्स कुणाल और मयंक के ठीक सामने घर के बाहर आकर रुकी और देखते ही देखते घर को सील कर उसे क्राइम सीन में तब्दील कर दिया। मयंक के कंधों पर कुणाल अपना हाथ रखे उसे संभाल रहा था कि दोनों की नजर उनकी ओर बढ़ते हुए पुलिसकर्मी के जूतों की ओर पड़ी। ऊपर देखने पर पाया कि 6 फीट लंबा एक आदमी मूंछों को ताव देता हुआ एक हाथ जेब में डाले दोनों से अपने हरियाणवी भाषा में कुछ सवाल पूछने लगा। मेरा नाम से इंस्पेक्टर रावत, थाना शाहदरा से। ये अरोड़ा साहब की कंप्लेन आई से। इस मर्डर केस का मैं यूं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कुछ सवाल करने थे तुम लोग जाते। पहला ये बताओ, कौन है तुम दोनों में से डेड बॉडी का बेटा? कुछ सेकंड जवाब ना आने पर कुणाल खड़ा हुआ और कहने लगा, सर वो। इतना बोलते ही कुणाल को टोकते हुए कहा, तू है के? कुणाल ने नकारते हुए तुरंत जवाब दिया, नहीं 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 सर, मैं तो मयंक का दोस्त हूँ। मयंक की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, ये है मयंक, राजकुमार आहूजा जी और रेनू जी का बेटा। मयंक अभी भी अपनी असमंजस
और दुख की जंग लड़ता हुआ जमीन को ही देख रहा था। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मयंक और अन्य लोगों की कामना तो ये थी कि सब एक भयानक सपना हो, मगर वास्तविकता कुछ और ही थी। रावत ने मयंक का ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचते हुए डंडा उसके कंधों पर टिकाते हुए एक बार फिर से पूछा, रे भाई मयंक, किसी पे शक? कोई दुश्मनी? कोई कांड हुआ जो तन्ने पता है? मैं समझता हूँ ये गणा कॉम्प्लेक्स टाइम से, मगर अगर तू बता देगा तो हेल्प हो जाएगी वो मर्डर केस सॉल्व करने में। मयंक का जवाब फिर से ना आने पर इंस्पेक्टर रावत को लगा कि उसे मयंक को थोड़ा वक्त देना चाहिए। जैसे ही रावत मुड़कर अपनी अन्य पुलिस कर्मियों की टीम के पास एविडेंस और क्लूज के लिए जाने लगा, तभी मयंक ने उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए उन्हें रोका और रावत के मुड़ते ही उसके सामने खड़ा होकर कहना शुरू किया, हाँ सर, मुझे पता है मेरे पापा का दुश्मन कौन है और इस सब के पीछे किसका हाथ है। रावत ने फिर से पूछते हुए कहा, हाँ भाई फिर बता दे, कर दे हमारा काम आसान। अंजू बुआ, मयंक ने गुस्से से कहा। सर मेरी बुआ, और कौन? मयंक ये कह के सिसक के रोने लगा। रावत ने तफ्तीश को बढ़ाने के लिए फॉलोअप क्वेश्चन करना शुरू किया। क्यों भाई, प्रॉपर्टी का मैटर था के? घरेलू झगड़ा? कोई आपसी रंजिश? क्या बातों की भाई बहन के रिश्ते में? हाँ सर, मयंक ने कहा। बुआ और पापा के बीच बंटवारे को लेकर कई सालों से केस चल रहा था। खुद तो अपने पति को तलाक दे करके पैसे नहीं है की मांग करने लगी। हमेशा से हिस्सा मांगती रहती है। नजर पूरी की पूरी हमारी पैसों पे थी और सर धमकी भी देती रहती थी कि तुझसे ऐसे नहीं तो वैसे एक दिन हिस्सा जरूर लेके रहूंगी। मेरे कॉलेज जाने से पहले भी एक तमाशा किया था उन्होंने घर आके। बहुत नफरत करती है वो हमारे घर वालों से। पक्का उसने ही किया होगा या करवाया होगा। अभी भी देख लो, सब रिश्तेदार हैं यहाँ पे, बस वो नहीं है। कहते कहते मयंक की आंखें नम होने लगी और गला गुस्से से भराने लगा। रावत ने अपनी ड्यूटी में ऐसे तरह तरह के केसेस देखे हैं और सॉल्व किए हैं, मगर सहानुभूति देना रावत के काम में नहीं था। मयंक की ऐसी हालत देखते हुए रावत मयंक को अपने आप को संभालने की सलाह देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और कुणाल की तरफ देखकर कहता है, कोई ना छोरे, तेरे बुआ ने ठा के लिया तेरे मांड में, और तू ख्याल रखिए अपने भाई का। कहकर रावत वहाँ से क्राइम सीन की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर घर के एंट्री पर बने सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। उसने अपनी टीम के हवलदार को बुलाकर सीसीटीवी की फुटेज मंगवाने को कहा। रावत एक बार फिर क्राइम सीन की ओर रुक करने घर के अंदर पहुंचता है कि भीड़ में से ही मोहल्ले के अरोड़ा साहब अपने हाथ पीछे बांधे हुए धीरे धीरे इंस्पेक्टर रावत के पास आकर कहने लगते हैं कि सर मैं कह रहा सी कि मैंने ना बहुत केसेस देखे हैं टीवी पर ऐसे। आप ना राजेश को पकड़ो। राजेश इनकी दुकान का पुराना नौकर है। रावत ने कहा, अंकल जी आप पुलिस के काम ना पुलिस नहीं करने दो। रियल लाइफ मर्डर केस है ये, थारा क्राइम पेट्रोल ना चल रहे हो ये। अरोड़ा साहब इंस्पेक्टर की बात बीच में काटते हुए बोलने लगते हैं, सर जी, आहूजा साहब अक्सर उसकी पीने की आदत और दुकान के गल्ले से छोटी मोटी चोरी करने की आदत के लिए उसे ना हमेशा डांटते थे। मेरे को तो बताते थे ना, वो बहुत परेशान थे उसकी हरकतों से। रावत के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई। अंकल तुम तो बड़े काम की चीज निकले यार। कहकर कांस्टेबल को दूसरे कमरे से जोर से आवाज लगाई, रे मिश्रा, नौकर ने ढूंढ के लाओ रिमांड में। अंकल जी बड़ा दिमाग चला रहे हैं, भर्ती हो लो फौज में, एक आध मुजरिम से तुम भी निपट लेना। कहकर रावत हंसने लगा। वहीं अरोड़ा साहब के चेहरे के हाव भाव और सहमी सी हंसी कुछ और ही बयां कर रही थी। मयंक की बुआ को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया गया। वही राजेश को जब पुलिस रिमांड में लेने गई तो उसका कहीं अता पता ही नहीं था। देर शाम तकरीबन 4 बजे जाकर राजेश को हिरासत में उसके दोस्त के घर से लिया गया, जहां पे वो शराब और गांजे के नशे में पड़ा हुआ था। अरे आंटी, ये के प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में तुमने अपने भाई नहीं निपटा दिया?
रावत ने अपने स्टाइल में मयंक की बुआ से पूछताछ शुरू कर दी। अंजू यानी मयंक की बुआ। उसने सहमते और रोते रोते रावत को समझाने की कोशिश की। सर, मेरे और मेरे भाई के रिश्ते ठीक नहीं थे, ये तो सब जानते हैं, मगर मैं ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। हाँ, मैंने धमकी भले ही दी थी उसको, लेकिन वो सब तो खोखली धमकी होती है ना। मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं सास के साथ कभी नहीं करूंगी, वो मेरा आखिर सगा भाई था। वहीं दूसरे रूम में राजेश अपनी कहानी से रावत को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया है। साहब, हम मानता हूँ कि हम दुकान से खूब चोरी करते थे और हमने ना सोचा भी था कि एक बार बड़ा हाथ साफ करके ना दुकान पे हम अपने वापस गांव भाग जाएंगे, पर साहब भीखा हो गया हमारे साहब को। हम ये कत्ल जैसी गंदी चीज कभी नहीं सोचे साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे साहब तो बहुत अच्छे थे। अगले दिन रावत ने मयंक को थाने में सीसीटीवी की फुटेज चेक करने के लिए बुलाया। कुणाल भी मयंक के साथ वहां स्टेशन पहुंचा और दोनों सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ जाहिर हो रहा था कि राजेश ने ही इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में नाइट विजन के फीचर की मदद से साफ पता चल रहा था कि राजेश अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लिए घर में घुसते ही अपने उस चाकू से आहूजा साहब का बेरहमी से कत्ल करता है। फिर कुछ पल के लिए सीसीटीवी से गायब होकर बेडरूम से निकलकर वापस फुटेज में आता है, जहां उसके चाकू पे खून के निशान और खून की बूंदें जमीन पर टप टप करके बरस रही होती हैं। ये पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए राजेश को सिर्फ 13 मिनट लगते हैं। मयंक अपने माँ बाप को इतना मजबूर और लाचार देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसके अंदर बदले की भावना जाग उठती है और इसके चलते वो इंस्पेक्टर रावत के ऑफिस से निकलकर सीधा राजेश के सेल में घुसने की कोशिश करता है, मगर बाहर पहरा दे रहे दूसरे हवलदार कुणाल को अंदर जाने से रोक देते हैं। मयंक हवलदारों की शिकस्त में गुस्से में झटपटाते हुए सेल के बाहर से ही राजेश पर घुर्राते हुए अपना गुस्सा बयां करता है। क्यों मारा साले तूने, क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था तेरा? तुझे पैसे चाहिए थे तो कर लेता ना चोरी, कत्ल क्यों किया तूने? क्यों मारा, क्यों मार डाला? मयंक पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। मयंक रोते रोते अपना आपा खो देता है और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। मयंक की ऐसी हालत देखकर थाने के सभी लोगों को उस पर तरस आता है, लेकिन कुणाल उसे संभालते हुए स्टेशन से बाहर ले जाता है, क्योंकि अब सीसीटीवी में साफ जाहिर था कि राजेश ही खूनी है। तो अंजू को भी पुलिस रिहा कर देती है। मैंने तो पहले ही कहा था सर, माना मेरी बनती नहीं थी मेरे भाई से, मगर मैं उसकी जान ले लूंगी, ऐसी हैवानियत पे मैं कभी नहीं उतरूंगी, कहकर थाने से जाने लगी। राजेश इन सबसे अलग अपने सेल में रावत का इंतजार कर रहा होता है। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो, मयंक भैया मुझे मार देंगे साहब, कहकर राजेश रावत से बचने की गुहार करता है। मयंक ते बेटे मैं तन्ने बचा लूंगा, मेरे ते कौन बचाएगा तन्ने? रावत घुर्राते हुए राजेश से बोला। सब कुछ साफ देख लिया है हमने, साले तन्ने ही मारा है ना ऊंचा की पूरी फैमिली ने। अब तो तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ, कहकर रावत और उसके हवलदार राजेश को मारना शुरू करते हैं। राजेश रावत के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और 1 घंटे के बाद ही राजेश कबूल कर लेता है कि उसने ही अपने मालिकों को मारा होता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगले पूरा दिन मयंक टीवी पर कुणाल के घर बैठे न्यूज चैनल पे वो सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखता है। इंस्पेक्टर रावत के 100वें केस की बधाई के लिए स्पेशल इंटरव्यू भी रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ मयंक न्यूज चैनल्स पे दिखाई जा रही सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से देखता है कि तभी मयंक को एकदम से एक सुराग मिलता है सीसीटीवी में, जो कि उसे बेहद चौंका देता है। खूनी अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, जबकि राजेश तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।